हेलो एवरीवन। चलो बच्चे, आज हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो शुरू करेंगे बेटा। सेक्शन नंबर 134 किस चीज के बारे में है बेटा? बोर्ड्स रिपोर्ट के बारे में। चलो साथ साथ मेरे हेडिंग लिख लो बेटा, बोर्ड्स रिपोर्ट सेक्शन 134। बोर्ड रिपोर्ट सेक्शन 134। चलो बेटा करना शुरू करते हैं। बोर्ड रिपोर्ट के बारे में जरा ध्यान से सुनना बेटा। पता है बेटा होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं, जरा सुनना। होता क्या है कि जब एनुअल जनरल मीटिंग होती है ना बेटा, तो एनुअल जनरल मीटिंग में अभी लिखना कुछ मत। एनुअल जनरल मीटिंग में मेंबर्स के सामने प्रेजेंट की जाती है। मेंबर्स के सामने प्रेजेंटेशन होता है। किसका प्रेजेंटेशन बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। ठीक है बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ ऑडिट रिपोर्ट अटैच करी जाती है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ बेटा बोर्ड रिपोर्ट अटैच करी जाती है। तो इन तीनों का इंस्पेक्शन करते हैं कौन? मेंबर्स। तो बेसिकली मेंबर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अलॉन्ग विद ऑडिट रिपोर्ट का, अलॉन्ग विद बोर्ड्स रिपोर्ट का मेंबर्स क्या करते हैं बेटा? इंस्पेक्शन करते हैं। अब हमें डिस्कस करना है बेटा, देखो मेरी बात सुनो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में तो मैं ऑलरेडी आपसे सेक्शन 129 में बेटा डिस्कस कर चुका हूं। बोर्ड रिपोर्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे बेटा अब सेक्शन 134 में, कि बोर्ड रिपोर्ट में क्या क्या चीजें मेंशन करी जाती हैं, कंटेंट्स क्या होते हैं बोर्ड रिपोर्ट के। तो बेसिकली सेक्शन 134 में हम बात करेंगे कि बोर्ड रिपोर्ट के कंटेंट्स क्या होते हैं, बोर्ड रिपोर्ट को अप्रूव कौन करेगा, बोर्ड रिपोर्ट पे सिग्नेचर किसका होगा। तो ये सब कुछ बातें हम बेटा करेंगे सेक्शन 134 में। ठीक है, चलो बच्चे करना शुरू करते हैं। बोर्ड रिपोर्ट सेक्शन 134। देखो देखो बेटा, ये ना एग्जाम में आया हुआ भी है, इनफैक्ट आपके मई 2018 में आया हुआ है। स्टेट एनी फोर कंटेंट्स ऑफ अ डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। ये क्या होती है अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 134 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। मेरी ना बेटा बात सुनना, बोर्ड रिपोर्ट के बेटा कंटेंट्स क्या होते हैं मैं आपको ना इस ऑर्डर में नहीं लिखवाऊं, नहीं बताऊंगा जिस ऑर्डर में आपके बुक्स में लिखा हुआ है। मैं आपको ना पहले जो इजी इजी हैं, जिनमें आपको याद करने में इजी होगा, पहले मैं वो कराऊंगा आपको। कंटेंट्स ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, काफी सारी बातें आती हैं बेटा। आ जाओ एक साथ देखना शुरू करते हैं। देखो पहले मैंने यहां पर ना नंबरिंग भी करी हुई है, ये देखो। सबसे पहले स्टेट ऑफ कंपनीज अफेयर्स। तो सबसे पहली चीज जो बोर्ड रिपोर्ट में आएगी वो क्या है? स्टेट ऑफ कंपनीज अफेयर्स। क्या है ये मैं आपको बेटा थोड़ा सा एक सिंपल सा आइडिया दे देता हूं। बेटा स्टेट ऑफ कंपनीज अफेयर्स पता है क्या होता है? बेसिकली दिस इज अ समरी ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी। बेसिकली ना ये जो स्टेट ऑफ कंपनीज अफेयर्स है, ये कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन की एक बेसिकली क्या होती है? समरी। इसमें ना ज्यादा नहीं, ब्रीफ में कुछ बातें मेंशन कर दी जाती हैं, जैसे सेल्स क्या है, सेल्स कितनी थी, जीपी रेशो क्या है, कंपनी ने नेट प्रॉफिट रेशो कितना अचीव करा। तो मेन मेन बातें आपको बोर्ड रिपोर्ट में मेंशन कर दी जाती हैं। सारी बातें नहीं बेटा, सारी बातें तो कहां पर ऑलरेडी मेंशन कर दी गई हैं।
ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सब कुछ बता तो दिया गया है। तो बोर्ड रिपोर्ट में क्या बताया जाता है? मेन मेन बातें बस बताई जाती हैं। तो एक बार बताओ, कोई मेंबर है, कोई मेंबर है, वो सिर्फ इतना जानना चाहता है कि कंपनी का जीपी रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो क्या है, सिर्फ इतना जानना चाहता है। तो उसे बेटा पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखने की जरूरत क्या है? वो सीधे बोर्ड रिपोर्ट को देख के ये पता कर सकता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन ड्यूरिंग द ईयर कैसी थी। तो उसे पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा। फिर देखो सेकंड बात, amount if any proposed to be transferred to reserves, amount of dividend proposed recommended by the board। अच्छा, और क्या आता है बेटा इसमें? amount to be transferred to reserves, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेकमेंड करेंगे मेंबर्स को कि कितना प्रॉफिट्स में से कितना रिजर्व्स में ट्रांसफर करा जाए। अच्छा, थर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेंबर्स के सामने ये प्रपोजल रखेंगे कि शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड बांटा जाए। ये डिविडेंड कौन प्रपोज करता है बेटा? मैंने आपको ये बात पहले भी बता चुका हूं, डिविडेंड प्रपोज बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करते हैं, बोर्ड रिपोर्ट के थ्रू प्रपोज करते हैं। और उस पे फाइनल मोहर कौन लगाता है? मेंबर्स लगाते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में। तो मेरे को बताओ, बोर्ड तो बस क्या करेगा? बोर्ड रेकमेंड कर देगा मेंबर्स को कि हमारे हिसाब से इतना डिविडेंड शेयर होल्डर्स को देना चाहिए। कहां पर प्रपोजल किया जाएगा? ये बोर्ड मीटिंग में बेटा। और आपने एक बात और पढ़ी हुई है, मेंबर्स उस डिविडेंड पे क्या लगाएंगे? मोहर। मेंबर्स रेट ऑफ डिविडेंड बेटा बढ़ा नहीं सकते। हां, वो चाहे तो डिविडेंड का रेट कम कर सकते हैं, लेकिन वो रेट बढ़ा नहीं सकते हैं। अच्छा, और क्या आएगा सुनो, material changes and commitments if any affecting the financial position of the company which have occurred between the end of financial year of the company to which financial statement relate and the date of board report। मैं आपको बेटा बताता हूं, ये ना वैसे अभी आपने ये चीज पढ़ी नहीं है, ये आप लोग ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 है, उसमें आप बेटा पढ़ोगे। ये AS4 का नाम है बेटा कंटिंजेंसीज। तो मैं थोड़ा ना अभी शॉर्ट में ही बता रहा हूं आपको। contingencies and events occurring after balance sheet date, contingencies and events occurring after balance sheet date। देखो बेटा, जैसे अज्यूम करो ये आपका 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 है। 1 अप्रैल 2019 से लेके बेटा 31 मार्च 2020 है। बेटा इसमें ना एक बात याद रखना, सुनो, याद रखना प्रीवियस ईयर 1920 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेटा कभी भी 1920 में प्रिपेयर नहीं होती हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। 1920 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट समवेयर 2021 में प्रिपेयर होंगी। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो 1920 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट समवेयर 2021 में बेटा प्रिपेयर होती हैं और फिर इनको अप्रूव किया जाता है। कौन अप्रूव करता है बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करते हैं। तो फिर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का होता है अप्रूवल, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अप्रूवल मतलब वो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक्सेप्ट करते हैं, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नीचे अपना सिग्नेचर करते हैं, और उनका सिग्नेचर करना इस बात का सबूत है कि उन्होंने इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक्सेप्ट करा है। ठीक है, ये वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव कहां पर करते हैं बेटा? बोर्ड मीटिंग में।
और इसी बोर्ड मीटिंग में बेटा बनती है बोर्ड रिपोर्ट। इसी बोर्ड मीटिंग में क्या बनती है बेटा? बोर्ड रिपोर्ट बनती है। अब सुनो, अब पता है बेटा होता क्या है, सुनो होता क्या है। AS4 क्या कहता है, मैं थोड़ा ना सम अप करके बताऊंगा आपको, थोड़ा सुनना। AS4 आपको क्या बताता है? अगर कोई इवेंट, अगर कोई इवेंट अकर किया है 31 मार्च 2020 के बाद, लेकिन अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले, मतलब समवेयर यहां पर कोई इवेंट अकर किया है, कोई घटना घटित हुई है, ठीक है, और वो इवेंट बहुत मटेरियल है, वो इवेंट बहुत मटेरियल है, मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट है, उस इवेंट की जानकारी शेयर होल्डर्स को देना, मेंबर्स को देना अति आवश्यक है। तो पता है डायरेक्टर्स क्या कहते हैं? डायरेक्टर्स उस इवेंट को ना शामिल कर लेते हैं अपनी बोर्ड रिपोर्ट में। तो जो इवेंट आफ्टर बैलेंस शीट डेट अकर किया है, 31 मार्च 2020 के बाद अकर किया है, बट बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो उस इवेंट की जानकारी मेंबर्स को किसके थ्रू दी जाती है बेटा? बोर्ड रिपोर्ट के थ्रू उस इवेंट की जानकारी मेंबर्स को दी जाती है। मेंबर्स के लिए उस इवेंट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो कैसे बताओगे बेटा मेंबर्स को? मेंबर्स को उस इवेंट के बारे में बताया जाता है बोर्ड रिपोर्ट के थ्रू। और मैं आपको बेटा पहले ही बता चुका हूं, बोर्ड रिपोर्ट को, बोर्ड रिपोर्ट को कहां पर प्रेजेंट किया जाता है? एनुअल जनरल मीटिंग में प्रेजेंट किया जाता है, ताकि मेंबर्स उसका क्या कर पाए? इंस्पेक्शन। और जैसे ही वो बोर्ड रिपोर्ट का इंस्पेक्शन करेंगे, उन्हें पता चल जाएगा बोर्ड रिपोर्ट को पढ़ के कि इस कंपनी में कोई बहुत बड़ी घटना घटित हुई है। और मेंबर्स को बेटा उस घटना की जानकारी देना बहुत जरूरी है। ठीक है, कई बार क्या होता है ना बेटा, कोई जैसे एग्जांपल में अगर लूं, कंपनी की प्लांट और मशीनरी थी, फैक्ट्री थी, कंपनी की फैक्ट्री में बेटा एक बहुत भीषण आग लग गई है, बहुत बड़ी आग लग गई है, जिसकी वजह से पूरी प्लांट और मशीनरी फैक्ट्री जल के खाक हो गई है बेटा। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? कंपनी ने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले रखी थी। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है? कंपनी का गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो रहा है, मतलब कंपनी बेटा बंद हो सकती है, कंपनी बंद होने की कगार पे आ चुकी है। तो क्या इसके बारे में सूचना मेंबर्स को दोगे या नहीं? क्या बताना जरूरी समझते हो आप ये बात मेंबर्स को या नहीं? बिल्कुल बेटा, उनके नॉलेज में ये बात होनी चाहिए कि कंपनी कभी भी बंद हो सकती है। ठीक है, ये आपका बेटा हो गया फोर्थ पॉइंट। अच्छा, और क्या है? अच्छा, फिर ये कुछ और बातें हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टेक्निकल टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स एंड आउटगो इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। मैं आपको थोड़ा सा पढ़वा दूंगा ये, बाकी याद रखना, इसमें खास कुछ नहीं है बेटा। फिफ्थ पॉइंट क्या है? फिफ्थ पॉइंट पे ना बेटा आपको बोर्ड रिपोर्ट में तीन बातें बतानी पड़ती हैं। पहला, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब कंपनी एनर्जी को कंजर्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठा रही है। क्या कंपनी ने कोई पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस अपनी फैक्ट्री में लगाई हैं या नहीं? तो एनर्जी कंजर्व करने के लिए कौन कौन से रेमेडियल स्टेप्स उठाए जा रहे हैं? अच्छा, कंपनी अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए किस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज कर रही है, टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। और तीसरा, फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो एंड आउटफ्लो, मतलब क्या कंपनी को ड्यूरिंग द ईयर कोई इनफ्लो या आउटफ्लो फॉरेन करेंसी में हुआ है क्या? ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बोर्ड रिपोर्ट के थ्रू देनी पड़ेगी बेटा। यहां पर आप चाहो तो इसे पढ़ भी सकते हो,
ये देखो, conservation of energy, steps taken for conservation of energy and impact of such steps taken for utilizing alternative sources of energy। जैसे आप क्या कर सकते हो, आप सोलर डिवाइसेस अपने यहां इंस्टॉल कर सकते हो। कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑन एनर्जी कंजर्वेशन इक्विपमेंट, जैसे आपने सोलर डिवाइसेज इंस्टॉल करी या आपने पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स इंस्टॉल करे, तो उन पे कितना खर्चा आया वो सब आपको मेंशन करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, effort made towards technology absorption, benefit derived like product improvement, कॉस्ट रिडक्शन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। मतलब आपको यह बताना पड़ेगा कि मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में आपने किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करी है और उससे बेनिफिट्स क्या क्या हुए हैं। इन केस ऑफ इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी, मतलब अगर आपने टेक्नोलॉजी बाहर से इंपोर्ट करवाई है ड्यूरिंग द लास्ट 3 years, तो डिटेल्स ऑफ टेक्नोलॉजी इंपोर्टेड, ईयर ऑफ इंपोर्ट, वेदर टेक्नोलॉजी हैज बीन फुली एब्सॉर्ब्ड, if the technology has not been fully absorbed, areas where absorption has not taken place and reason thereof, expenditure incurred on research and development। ये सब आपको बताना पड़ेगा बोर्ड रिपोर्ट के थ्रू। foreign exchange earned during the year in terms of inflow, foreign exchange outgo during the year in terms of एक्चुअल आउटफ्लो, मतलब आपको क्या ड्यूरिंग द ईयर कोई इनफ्लो फॉरेन करेंसी में हुए हैं, क्या आपको ड्यूरिंग द ईयर कोई आउटफ्लो फॉरेन करेंसी में हुए हैं, ये सब बातें बेटा आपको मेंशन करनी पड़ेंगी। कितने पॉइंट्स हो गए हमारे? 5। आओ जरा कुछ और स्टेप्स बेटा करते हैं। सुनो, बड़ा एक इंपॉर्टेंट स्टेप मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बात सुनना अब जरा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे नोट आ जाता है। 6 स्टेप वो है बेटा डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। क्या है ये, पहले लिख लेते हैं 6 स्टेप, फिर समझते हैं इसे। तो 6 स्टेप है बेटा आपका डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे बेटा क्वेश्चन आ जाता है 4 to 6 मार्क्स का। डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट। चलो बेटा कॉपी करो यहां तक। डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट, लिख लेना इसे। अब मेरी बात सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। देखो ध्यान से सुनना बेटा, अब ये ना आप ये सोचोगे कि सर ये डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट क्या है। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। बेटा ये डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट पता है क्या होती है? जो डायरेक्टर्स है ना, जो डायरेक्टर्स है वो बोर्ड रिपोर्ट के थ्रू, डायरेक्टर्स जो हैं वो बोर्ड रिपोर्ट के थ्रू एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कुछ चीजों के लिए हमें रिस्पॉन्सिबल माना जाए। मैं दोबारा बोल रहा हूं, डायरेक्टर्स बोर्ड रिपोर्ट के थ्रू ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इन कुछ चीजों के लिए, इन कुछ चीजों के लिए हमें रिस्पॉन्सिबल माना जाए, मतलब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करते हैं। कल को अगर कोई गलती इन जगहों पे मिली तो हमें रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए, हमें अकाउंटेबल ठहराया जाए। तो बेसिकली ना वो डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के थ्रू अपनी अकाउंटेबिलिटी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कल को अगर कोई गलती मिले तो हमें इन चीजों के लिए लायबल ठहराया जाए। वी विल बी अकाउंटेबल, हम अकाउंटेबल हैं, हमारी जिम्मेदारी थी, हम रिस्पॉन्सिबल थे, तो हमें लायबल ठहराया जाए। अब वो कौन सी चीजें हैं जिनके लिए ये अपनी अकाउंटेबिलिटी एक्सेप्ट कर रहे हैं? ध्यान से बेटा, ध्यान से। The director's responsibility statement shall disclose the following particulars: whether applicable accounting standards had been followed in preparation of financial statements. In case of any material departures, proper explanation shall be given। मैं आपको ना शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा बेटा यहां पर लिखवाता जाऊंगा। देखो थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में बेटा, पहली चीज है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स।
बेटा डायरेक्टर्स ना सुनो, डायरेक्टर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, डायरेक्टर्स मान रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो बनाया गया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते समय हमने सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है, और अगर अगर हमने किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया है तो हमने उस चीज का डिस्क्लोजर दिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ये वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते समय सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है, और अगर नहीं किया है तो उस चीज का डिस्क्लोजर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिया है, पहला। अच्छा, फिर whether directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgment and estimates that are reasonable and prudent so as to give true and fair view of state of affairs of the company and profit and loss of the company। मेरी बात सुनो, अब बेटा वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्सेप्ट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, कि मैनेजमेंट ने जो अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करी हैं, ये बेटा मैं आपसे डिस्कशन करूंगा इसके ऊपर, व्हाट आर अकाउंटिंग पॉलिसीज, बहुत डिटेल में आपसे बात करूंगा बेटा AS1 में। जैसे अगर आपको मैं एक एग्जांपल इसका छोटा सा देके बता दूं, जैसे AS2 कहता है, AS2 कहता है क्या, कि स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट, स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस, दोनों में से विच एवर इज लोअर। तो दिस इज एन अकाउंटिंग पॉलिसी, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इज एन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो मेरी बात सुनो जरा, डायरेक्टर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैनेजमेंट ने जो अकाउंटिंग पॉलिसीज चुनी है, प्लस जो अकाउंटिंग एस्टीमेट्स चुने हैं। अच्छा, अब ये अकाउंटिंग एस्टीमेट्स क्या होता है बेटा, सब बताऊंगा, फिलहाल छोटा सा अगर आपको बताऊं तो बेटा आप प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाते हो। बेटा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज एन अकाउंटिंग एस्टीमेट, आपका अंदाजा है कि अगले साल 5% या 10% के बैड डेट्स होंगे। ऐसे ही यूजफुल लाइफ ऑफ असेट, आप कहते हो असेट की यूजफुल लाइफ 5 साल है, 10 साल है, कैसे, वो आपका बेटा अकाउंटिंग एस्टीमेट होता है। तो मेरी बात सुनो, डायरेक्टर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैनेजमेंट ने जो अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करी हैं, जो अकाउंटिंग एस्टीमेट्स फॉलो करे हैं, उन्हें कंसिस्टेंटली फॉलो किया है, मतलब उनमें ज्यादा फेरबदल हमने नहीं करा है, प्लस वो अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड एस्टीमेट्स रीजनेबल हैं, प्रूडेंट हैं, और वो ट्रू एंड फेयर व्यू डिस्क्लोज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। क्या डिस्क्लोज करते हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। तो डायरेक्टर्स इस बात को मान रहे हैं कि मैनेजमेंट ने जो अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग एस्टीमेट्स अडॉप्ट करे हैं इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो कंसिस्टेंटली फॉलो करे गए हैं, रीजनेबल हैं, प्रूडेंट हैं, प्लस दे रिप्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, व्हाट नेक्स्ट, सुनो, whether directors have taken proper and sufficient care for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the company for preventing and detecting frauds। अब सुनो, डायरेक्टर्स मान रहे हैं, डायरेक्टर्स मान रहे हैं कि हमने, तीन बातें हैं, हमने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रॉपर तरीके से बनाए हैं, हमने अपने असेट्स को अनऑथराइज्ड एक्सेस यूज से बचाने के लिए प्रॉपर स्टेप्स लिए हैं, हमने फ्रॉड को प्रिवेंट और डिटेक्ट करने के लिए
एप्रोप्रिएट मेजर्स लिए हैं, डायरेक्टर्स अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर whether directors have prepared financial statements on a going concern basis, तो याद रखना डायरेक्टर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते समय गोइंग कंसर्न अजम्पशन फॉलो किया है। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते समय गोइंग कंसर्न अजम्पशन फॉलो किया है, और अगर फॉलो नहीं किया है, इफ नॉट फॉलोड, देन उसका डिस्क्लोजर दिया है। वो अपनी ये सारी जिम्मेदारियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमें इन चीजों के लिए जिम्मेदार माना जाए, हम मानते हैं हम जिम्मेदार हैं। फिर whether directors had laid down internal financial controls to be followed by the company, आपको सिंपल वर्ड्स में बताता हूं, वैसे ये आपके ऑडिटिंग का टॉपिक है, आप लोग ग्रुप 2 में पढ़ोगे। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, बेटा होता क्या है, जो बड़ी बड़ी एंटिटीज होती है ना, या ये तो खैर आजकल वैसे छोटी छोटी एंटिटीज में भी आ चुका है, लेकिन बड़ी बड़ी जो एंटिटीज होती है ना, जिनका टर्नओवर बहुत है, एम्प्लॉय स्टाफ बहुत है, ब्रांचेस वगैरह बहुत हैं, ये लोग बेटा फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, एम्प्लॉयज पे वॉच रखने के लिए, ये पता है क्या करते हैं बेटा, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ये अडॉप्ट करके चलते हैं। क्यों? फॉर एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस, फॉर एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ताकि जो बिजनेस है वो एफिशिएंटली, स्मूथली कंडक्ट किया जा सके। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगा, बाकी आप लोग डिटेल में पढ़ोगे। मुझे एक बात बताओ, आजकल आपने देखा होगा हर फैक्ट्री, हर ऑफिस अपने डोर पे, मेन डोर पे बायोमेट्रिक डिवाइसेस बेटा इंस्टॉल करता है, जिसमें एम्प्लॉइज एंटर करते समय अपना थंब लगाते हैं। उससे फायदा क्या होता है कंसर्न को? उससे यह फायदा होता है कंसर्न को कि ऑटोमेटिकली उनका आने का टाइम, उनका फैक्ट्री से जाने का टाइम सिस्टम के मेन सर्वर में रिकॉर्ड हो जाता है। तो बताओ इससे क्या बिजनेस एफिशिएंटली कंडक्ट होगा या नहीं? बिल्कुल होगा, ठीक है। अच्छा, बहुत सी कंसर्न अपने यहां सीसीटीवीज बेटा इंस्टॉल करती हैं, ठीक है। क्यों? ताकि बेटा चोरी ना हो पाए, थेफ्ट ना हो पाए, पिल्फरेज ना हो पाए। तो इससे बताओ एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस होगा या नहीं? इसे हम कहते हैं बेटा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो डायरेक्टर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं कि एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस के लिए, मतलब बिजनेस को एफिशिएंटली, स्मूथली चलाने के लिए हम जो जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस कर सकते थे, हमने करा है। मतलब वी हैव टेकन ऑल द रिक्वायर्ड स्टेप्स फॉर एफिशिएंट एंड स्मूथ कंडक्ट ऑफ बिजनेस। फिर whether the directors had devised proper system to ensure compliance with the provisions of all laws and whether such system was adequate and operating effectively। फिर बेटा पता है क्या वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने हमने हमारे ऊपर जो जो लॉ अप्लाई करता है ना, हमने हर उस लॉ के प्रोविजंस को क्या करा है बेटा अब फॉलो। जैसे हमारे ऊपर बेटा कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई करता है ना, तो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते समय कंपनीज एक्ट 2013 के सारे प्रोविजंस को कंप्लाई किया है। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद बस मेरे ख्याल से हो गए, यही पॉइंट्स हैं आपके।
लो बेटा, ये आपके पॉइंट्स हैं सारे डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के। बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाय हार्ट आप इसे याद करना। टोटल बताओ, हमारे बोर्ड रिपोर्ट पे आ जाओ। टोटल बोर्ड रिपोर्ट के कितने पॉइंट्स हो गए बेटा? 6 पॉइंट्स हो गए हैं बोर्ड रिपोर्ट के। टोटल 6 पॉइंट्स हो गए हैं। चलो आ जाओ सेवेंथ, आओ जरा बेटे। देखो सेवेंथ, डिटेल इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्रॉड रिपोर्टेड बाय ऑडिटर्स अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 12 अदर देन दोज विच आर रिपोर्टेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ये आप ना नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे आप, सेक्शन 143 सब सेक्शन 12। मैं आपसे एक छोटी सी बात कर दूं बेटा फ्रॉड के बारे में, छोटी सी बात, वैसे आप लोग आगे पढ़ोगे। बेटा फ्रॉड ना दो तरह का होता है। एक तो फ्रॉड होता है 1 करोड़ रुपए से कम का, और एक फ्रॉड होता है मोर देन इक्वल टू 1 करोड़ का। बेटा जो 1 करोड़ या उससे ऊपर का फ्रॉड होता है ना, उसकी रिपोर्टिंग बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। आपको उस फ्रॉड की रिपोर्टिंग किसको करनी पड़ती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको उसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो मेरे को एक बात बताओ, बोर्ड रिपोर्ट में, बोर्ड रिपोर्ट में उसने कौन से वाले फ्रॉड की जानकारी देने को कहा है? अदर देन दोज विच आर रिपोर्टेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब बोर्ड रिपोर्ट में इस फ्रॉड की जानकारी देना जरूरी नहीं है, क्योंकि इस फ्रॉड की रिपोर्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट को होती है। तो कौन से फ्रॉड की जानकारी आपको बोर्ड रिपोर्ट में देनी है? जो फ्रॉड 1 करोड़ रुपए से कम का है, उसकी रिपोर्टिंग आपको करनी है बोर्ड रिपोर्ट के थ्रू। ठीक है, फिर बेटा अगला 7 पॉइंट्स हो गए ना। 8 पॉइंट देखो, ये भी जरा सुनना, ये भी वैसे ऑडिट का पार्ट है, थोड़ा सा आपको डिस्कस करूंगा। एक्सप्लेनेशंस और कमेंट बाय द बोर्ड ऑन एवरी क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन, एडवर्स रिमार्क और डिस्क्लेमर मेड बाय द ऑडिटर इन हिज रिपोर्ट एंड बाय द कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस इन हिज सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट। लो बेटा मैं आपको जरा समझाता हूं 8th पॉइंट, सुनो। बेटा एक बात याद रखना, जब ये ऑडिट रिपोर्ट बनती है ना, जब ये ऑडिट रिपोर्ट बनती है, तो बेटा ऑडिट रिपोर्ट पे ना, ऑडिट रिपोर्ट, या मैं ऐसे बोलूं थोड़ा सा, ऑडिट रिपोर्ट बेटा 4 तरह की होती है। पढ़ोगे आप लोग सब, ये ऑडिटिंग में पढ़ोगे, थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा आपको। एक होती है अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, एक होती है क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, एक होती है एडवर्स ऑडिट रिपोर्ट, और एक होता है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। लो बेटा कॉपी करो। 4 तरह की ऑडिट रिपोर्ट होती है, अनक्वालिफाइड, क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर। क्या डिफरेंस होता है मैं आपसे डिस्कस करूंगा बेटा, सुनना बच्चे। व्हाट इज दिस अनक्वालिफाइड? पता है बेटा, अगर रिपोर्ट अनक्वालिफाइड है ना, इसका मतलब यह होता है कि ऑडिटर यह कहता है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं, किसी भी तरह की कोई गड़बड़ इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं है। बेटा अभी मैं आपको बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में बता रहा हूं, जब ऑडिटिंग पढ़ोगे ना आप ग्रुप 2 में, तो और ज्यादा आप इसे रिफाइंड टर्म्स में पढ़ोगे। फिलहाल मैं आपको सिंपल बता रहा हूं। अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट का मतलब क्या है? ऑडिटर यह कहना चाह रहा है कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल सही हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं है, दे प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू। अच्छा, अगर क्वालिफाइड है उसका क्या मतलब है? उसमें ऑडिटर कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या मतलब हुआ बेटा? अगर क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट होती है ना, तो उसमें ऑडिटर यह कहना चाहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वैसे
वैसे बिल्कुल सही हैं। दे प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू, एक दो चीजों को छोड़ के। मतलब अगर एक दो चीजों को हटा दो, उनके अलावा बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज बेटा क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। अच्छा, व्हाट इज एडवर्स ऑडिट रिपोर्ट? इसमें ऑडिटर कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल बेकार हैं, ये ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखाती हैं। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते समय कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो नहीं करा है। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते समय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करा है। कोई भी डिस्क्लोजर्स आपने नहीं दिए हैं। यह है बेटा एडवर्स ऑडिट रिपोर्ट। और ये फिर लास्ट डिस्क्लेमर क्या होता है बेटा? बेटा आपको एक बात पता है कि ऑडिट रिपोर्ट, ध्यान से सुनना, जो ये ऑडिटर है, ये अनक्वालिफाइड कह रहा है, क्वालिफाइड कह रहा है, एडवर्स कह रहा है। कैसे कह रहा है बेटा? ये वो कहता है ऑन बेसिस ऑफ एविडेंस, सबूतों के बिना पे वो ऑडिट रिपोर्ट को अनक्वालिफाइड कहता है, क्वालिफाइड कहता है, एडवर्स कहता है। लेकिन पता है कई बार सबूत पुख्ता नहीं होते हैं। सबूत जो होते हैं वो पुख्ता नहीं होते हैं। उस केस में ऑडिटर ये डिसाइड नहीं कर पाता कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रही हैं या नहीं कर रही। तो उस केस में दिया जाता है बेटा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। और उस केस में ऑडिटर पता है क्या कहता है? ऑडिटर कहता है ड्यू टू insufficient and inappropriate audit evidence, due to insufficient and inappropriate audit evidence, it cannot be decided whether financial statements present a true and fair view or not. तो एविडेंस की कमी की वजह से, सबूतों के आभार की वजह से, सबूतों की कमी की वजह से हम ये कहने की सिचुएशन में नहीं है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रही हैं या नहीं। बात बेटा समझ आई? अब पता है बेटा बोर्ड रिपोर्ट में क्या आता है? सुनो सुनो सुनो, अब काम की बात पे आ रहे हैं बेटा। बोर्ड रिपोर्ट में ना, अगर ऑडिटर ने अपना कमेंट या तो क्वालिफाइड दिया है या एडवर्स दिया है या उसने डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया है, इन तीन केसेस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपना कमेंट देंगे। भाई बोर्ड को यह बताना पड़ेगा, हां भाई तुम बताओ, ऑडिटर ने क्वालिफाइड रिपोर्ट दी है, तुम्हारा कहना क्या है? ऑडिटर ने एडवर्स रिपोर्ट दी है, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? ऑडिटर ने डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया है, हां भाई तुम्हारी राय क्या है? तो ये राय आपको देनी पड़ेगी। ये राय कहां पर देने की जरूरत नहीं है बेटा, अगर रिपोर्ट क्या है? अनक्वालिफाइड। भाई अगर सब कुछ सही है तो क्या कमेंट दूं? सही है तो सही है, लेकिन अगर गलत है तो क्यों गलत है, आपको उस पर कमेंट अपना देना पड़ेगा बेटे। कॉपी करो इसे, फिर आगे चलते हैं। बहुत अभी ब्रीफ बता रहा हूं मैं ये चीजें आपको, ये सब ऑडिट में आप लोग आगे पढ़ोगे। चलो बेटा आगे देखते हैं, आओ। अच्छा बाकी इसमें एक दो छोटी छोटी बातें हैं बेटा। 8th पॉइंट हो गया हमारा। 9th पॉइंट सिंपल सा है, खास कुछ नहीं है। Particulars of loans, guarantees or investments under section 186, particulars of contracts or arrangement with related parties referred to in section 188 in form number AOC 2। तो अगर आपकी रिलेटेड पार्टीज के साथ कोई ट्रांजैक्शंस हुई हैं ड्यूरिंग द ईयर, तो वो आपको बोर्ड रिपोर्ट में स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी बेटे। ये आपके
10 पॉइंट्स हो गए बेटा। अब इसके अलावा 11th पॉइंट है आपका, ये देखो, नंबर ऑफ मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड ड्यूरिंग द ईयर, कितनी बोर्ड मीटिंग्स आपने करी थी। द वेब एड्रेस इफ एनी वेयर एनुअल रिटर्न हैज बीन प्लेस्ड। ये आपके 12 पॉइंट्स हो गए बेटा, ठीक है। अच्छा, बाकी ये कुछ बेटा छोटे छोटे हैं, बाकी इसमें खास कुछ नहीं है। अ स्टेटमेंट इंडिकेटिंग डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी फॉर द कंपनी इंक्लूडिंग identification therein of elements of risk, if any, which in the opinion of board may threaten the existence of the company। तो अगर आपने अपनी कंपनी में कोई रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रखी है, डेवलप करी है आपने, तो उसका बताना पड़ेगा आपको बेटा बोर्ड रिपोर्ट के थ्रू। इसके अलावा डिटेल्स अबाउट द पॉलिसी डेवलप्ड एंड इंप्लीमेंटेड बाय द कंपनी ऑन CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या आपने ड्यूरिंग द ईयर सोसाइटी के लिए कुछ किया है या नहीं, करेंगे बेटा सेक्शन 135 में करेंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, ठीक है। इसके अलावा a statement indicating the manner in which formal annual evaluation of the performance of board, its committee and individual directors has been made if the company is a listed company or the company is a public company having paid up capital of 25 crores or more as at the end of preceding financial year। वो कह रहा है क्या आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन किया था बोर्ड का, उसकी कमिटीज का या उसके डायरेक्टर्स का। अगर किया था तो आपको वो बात बतानी पड़ेगी बेटा। अच्छा, बाकी बेटा कुछ और मैटर्स आपको प्रिस्क्राइब करने पड़ेंगे बोर्ड रिपोर्ट में, जैसे फाइनेंशियल समरी और हाइलाइट्स, वो मैंने आपको पहले बता दिया। चेंज इन द नेचर ऑफ बिजनेस, हो सकता है ड्यूरिंग द ईयर आपके नेचर ऑफ बिजनेस में कोई चेंज आया हो। पहले आप टेक्सटाइल बिजनेस में थे, ठीक है, अब आप प्रिंटिंग के हो सकता है बिजनेस में आ गए हो, नेचर ऑफ बिजनेस में चेंज आया तो बताना पड़ेगा। डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर्स की मैनेजरियल पर्सन हु वर अपॉइंटेड और हैव रिसाइंड ड्यूरिंग द ईयर, तो आपको बताना पड़ेगा कोई डायरेक्टर्स या की मैनेजरियल पर्सोनल जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है या जिन्होंने रिजाइन किया है। नेम्स ऑफ द कंपनी विच हैव बिकम और सीज टू बी सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर्स और एसोसिएट कंपनीज ड्यूरिंग द ईयर। आपको बताना पड़ेगा कौन कौन सी सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट इस साल बनी है या खत्म हुई है। फिर डिटेल्स रिलेटिंग टू डिपॉजिट्स आपको बतानी पड़ेंगी, जैसे कितने के डिपॉजिट्स आपने एक्सेप्ट करे, कितने के डिपॉजिट्स अनपेड या अनक्लेम्ड हैं, whether there has been any default in repayment of deposits or payment of interest, and if so, number of such cases and total amount involved at the beginning of the year, maximum during the year, at the end of the year। तो डिपॉजिट्स की डिटेल आपको देनी पड़ेगी बेटा। डिटेल्स ऑफ डिपॉजिट्स विच आर नॉट इन कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ चैप्टर 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट, जो हमने पढ़ा था। इसके अलावा आपको बताना पड़ेगा सिग्निफिकेंट एंड मटेरियल ऑर्डर्स पास्ड बाय रेगुलेटर्स और कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल इंपैक्टिंग द गोइंग कंसर्न स्टेटस एंड कंपनीज ऑपरेशन इन द फ्यूचर। तो रेगुलेटरी अथॉरिटीज याद करो, जैसे अगर आपका म्यूचुअल फंड का बिजनेस है या शेयर्स वगैरह का बिजनेस है तो सेबी आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है ना। बैंकिंग के केस में आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है। इंश्योरेंस कंपनी के केस में IRDA आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है। तो क्या इन रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने या कोर्ट ने या ट्रिब्यूनल ने कोई ऑर्डर पास किया है, ऐसा ऑर्डर जो कंपनी के गोइंग कंसर्न पे खतरा पड़ सकता है। Details in respect of adequacy of internal controls with reference to financial statements, disclosure as to whether maintenance of cost records as specified by central government under section 148 is required by the company। ये ना कॉस्ट ऑडिट का सेक्शन है, ये आपको लास्ट चैप्टर में करवाऊंगा। A statement that company has complied with the provisions relating to the constitution of internal complaints committee under sexual harassment of women at workplace prevention prohibition and redressal act 2013 बेटा। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं, एक रीडिंग इनकी मार लेना मोर देन इनफ है बेटा। Where disclosures referred to in point A to Q above have been included in financial statements, such disclosures shall be referred to instead of being reported in बोर्ड्स रिपोर्ट। तो एक बात सुनो,
अगर आपने ये वाले डिस्क्लोजर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऑलरेडी मेंशन कर दिए हैं तो बोर्ड रिपोर्ट में दोबारा मेंशन करने की जरूरत नहीं है। बोर्ड रिपोर्ट शैल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी। तो याद रखना, बोर्ड रिपोर्ट जो बनेगी वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे नहीं बनाई जाएगी, कंपनी की स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे बनाई जाएंगी। Board's report shall contain a report on the highlight of performance of its subsidiaries, associate, joint venture and their contribution to the overall performance of the company during the year। हाँ, बोर्ड रिपोर्ट में ना, बोर्ड रिपोर्ट में थोड़ी सी एक समरी जरूर लिखी जाएगी, किसकी, कि कंपनी की सब्सिडरीज, कंपनी की जॉइंट वेंचर्स, कंपनी की एसोसिएट कंपनीज का परफॉर्मेंस कैसा है और उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस में। अब देखो क्या है, contents of board report of a one person company and a small company, abridged board report। तो बेटा ऊपर जो हमने अभी सेक्शन 134 के कंटेंट्स पढ़े ना, काफी सारे कंटेंट्स है बेटा, दोज कंटेंट्स आर नॉट एप्लीकेबल टू वन पर्सन कंपनी एंड स्मॉल कंपनी। क्योंकि वन पर्सन कंपनी और स्मॉल कंपनी के केस में बेटा इतनी सारी बातें आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको बोर्ड रिपोर्ट अब्रिज्ड देनी पड़ती है। अब्रिज्ड मतलब याद करो, अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस समरी। ठीक है, क्या क्या कंटेंट्स आएंगे बेटा, सीधे पढ़ते हैं। वेब एड्रेस इफ एनीवेयर एनुअल रिटर्न हैज बीन प्लेस्ड, ये वहां पर भी था। नंबर ऑफ मीटिंग्स ऑफ बोर्ड वहां पर भी था। डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट वहां पर भी था। डिटेल इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्रॉड वहां पर भी था। explanations or comment by the board on every qualification, reservation or adverse remark or disclaimer made by the auditor in his report वहां पर भी था। state of company's affair financial summary और highlights वहां पर भी था। material changes from the date of closure of financial year in the nature of business and their effect on financial position of the company, same बातें हैं बेटा। details of directors who were appointed or who have resigned during the year, details or significant and material orders passed by regulators or court or tribunal affecting going concern status वहां पर भी था। अरेंजमेंट विद रिलेटेड पार्टीज वहां पर भी था। तो काफी बातें सेम ही है बेटा। इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी, board's report shall mean a report containing explanation or comment by board on every qualification, reservation, adverse remark or disclaimer made by the auditor in his report। अच्छा, बोर्ड रिपोर्ट शैल बी अटैच टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एंड शैल बी लेड बिफोर द कंपनी इन एजीएम। तो बोर्ड रिपोर्ट को, ऑडिट रिपोर्ट को और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक साथ अटैच किया जाएगा और एजीएम में मेंबर्स के सामने प्रेजेंट कर दिया जाएगा। साइनिंग ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, ये मैं आपको ना 2 मिनट बेटा, ये मैं आपको अगले उसमें पढ़ाता हूं। साइनिंग वाला केस है ना, ये सेक्शन 134 का ही पार्ट है। अप्रूवल, the financial statements including consolidated financial statements shall be approved by the board of directors before they are signed on behalf of the board। तो अप्रूवल कौन देगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूवल देंगे। साइनिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग, या चलो पहले एक बात मैं आपको यहां पर बता दूं, बोर्ड रिपोर्ट की साइनिंग का क्या है, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बताता हूं आपको बेटा। पहले बोर्ड रिपोर्ट की देखो। द बोर्ड रिपोर्ट शैल बी साइंड बाय द चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी इफ ही इज ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड। मतलब अगर बोर्ड ने ऑथराइज किया है तो चेयरपर्सन करेगा, और अगर चेयरपर्सन को ऑथराइज नहीं करा गया है तो कम से कम 2 डायरेक्टर्स करेंगे, जिसमें से एक बेटा मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए। तो मेरे को बताओ, अगर चेयरपर्सन को ऑथराइज किया है बोर्ड ने तो चेयरपर्सन करेगा, अगर ऑथराइज नहीं किया है तो 2 डायरेक्टर करेंगे, जिसमें से एक एटलीस्ट मैनेजिंग डायरेक्टर होगा। इन केस देयर इज ओनली 1 डायरेक्टर तो बोर्ड रिपोर्ट फिर उसी डायरेक्टर को साइन करनी पड़ेगी। ये तो हो गई साइनिंग ऑफ बोर्ड रिपोर्ट। अब ये है साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी साइंड ऑन बिहाफ ऑफ द बोर्ड by the chairperson of the company where he is authorized by the board or by 2 directors one of whom shall be managing director अगर है तो। अच्छा, और कौन साइन करेगा, यहां पर एक्स्ट्रा बातें हैं बेटा। सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अगर अपॉइंटेड है तो, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अगर है तो, कंपनी सेक्रेटरी अगर है तो। In case of a OPC, financial statement including consolidated financial statement shall be signed by 1 director only।
The financial statement including consolidated financial statement shall be submitted to the auditor. Financial statements किसको submit करी जाएंगी? Auditor. After they have been approved by the board and signed on behalf of the board. तो मुझे एक बात बताओ, पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रिपरेशन होगा, ठीक है, दूसरा स्टेप उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करेंगे बोर्ड मीटिंग में, तीसरा स्टेप उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को दिया जाएगा, सबमिट किया जाएगा ऑडिटर को, जो उनका ऑडिट कंडक्ट करेगा, ठीक है, और अपनी देगा ऑडिट रिपोर्ट, जिनको उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ अटैच किया जाएगा, और a signed copy of every financial statement including CFS shall be issued, circulated and published along with a copy of any notes to accounts, auditor's report and board report. ठीक है बेटा, तो ये आपका ना पूरा हमारा सेक्शन 134 बेटा कवर हुआ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है बेटा, चलो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।